नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पे हम अपने यूपी कांस्टेबल पुलिस की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम पीवाई की प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। आज हम दोबारा से लेकर आए हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट 2। एक प्रैक्टिस सेट हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके अलावा अन्य प्रैक्टिस सेट जो है हमारे चैनल पर चल रहे हैं, जिसमें हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है वो आपकी स्वाति त्यागी मैडम करा रही हैं। ठीक है। रीजनिंग प्लस मैथ्स का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका विवेक सर हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। आशा है आप सभी बड़े अच्छे से अपने प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे होंगे, अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे रहे होंगे। ठीक, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2, जो कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड रहने वाले हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट हम एग्जाम तक करेंगे वो सारे PYQ होंगे, पीडीएफ की फॉर्म में ही हम उनको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज। आपने एक ध्वज देखा होगा, उत्तर प्रदेश का ध्वज बना हुआ होता है। अगर आपको आगे जाके वर्दी मिलेगी उस पर भी एक ध्वज बना होगा, एक सिंबल के तौर पे उसमें लगा होगा। ठीक है, तो उसमें कितने रंग होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, एक दो रंग होते हैं, एक रंग इन्होंने बताया हुआ है कि लाल है, दूसरे रंग के बारे में आपको बताना है। ठीक, क्या वो हरा रंग होता है, पीला होता है, नीला होता है या नारंगी होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कि उत्तर प्रदेश के आधारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, एक लाल और दूसरा नीला। ठीक है, इसमें कौन सा पशु होता है या किस पशु की या फिर किस एनिमल की इसमें पिक्चर होती है? ठीक है, तो इसमें होती है मछली की। मछली भी होती है आपकी दो मछलियां। ठीक है, दो मछलियां इस ध्वज के अंदर बनी हुई रहती हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर पुलिस का आधिकारिक ध्वज के बारे में क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता। अमीर खुसरो जी ने एक कविता लिखी है जिसका नाम है छाप तिलक सब छीनी। वो किस भाषा में लिखी है? ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि मिली हुई है। तोताए हिंद के नाम से हम अमीर खुसरो को जानते हैं। अब आई इनकी कविता की भाषा की बात। इनकी कविता की भाषा के चार ऑप्शन है हमारे पास, भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रजभाषी या उर्दू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ब्रजभाषी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को किससे सम्मानित किया गया था? ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो 2015 में रामभद्राचार्य को दिया गया था? क्या वो भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है या पद्म विभूषण है? ठीक है, पद्म भूषण अलग है आपका और पद्म विभूषण अलग है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो क्वेश्चन है जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर या राज्य कर को शामिल किया गया है? ऐसा कौन सा राज्य कर है जिसे जीएसटी में शामिल किया गया है इन चारों में से? ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन है ए चुंगी, बी संपत्ति, सी आयकर या फिर डी स्टाम्प शुल्क। तो इसका ऑप्शन जो है ए चुंगी, इस राज्य कर को जीएसटी में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपके जितने भी दिवस हैं आपको वो पढ़ के जाने हैं कि इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 21 जून का होता है आपका इंटरनेशनल योगा डे। क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 1 अगस्त या 21 सितंबर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वो कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने नियॉन लैंप का आविष्कार किया था? तो उनका नाम है जार्डोस क्लाउड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है डैश एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, तो इसके ऑप्शन है बायो, सेल्फी, अवतार या मुखौटा। तो ऑप्शन नंबर सी अवतार इसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश के निकटतम है? इंदिरा पॉइंट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये जो है हमारे भारत का सबसे लास्ट बिंदु है, ठीक है। अंतिम बिंदु क्या है? अगर हम दक्षिण की तरफ जाएं, दक्षिण भारत की तरफ जाएं, तो दक्षिण भारत में हमारा सबसे लास्ट बिंदु अगर आपसे पूछे कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अब आपसे पूछा है इंदिरा पॉइंट कौन से देश के सबसे निकटतम है, तो इसके ऑप्शन है बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और नेपाल। देखो, बांग्लादेश आपका ईस्ट साइड में पड़ता है, तो बिल्कुल नहीं हो क्योंकि दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। मलेशिया आपका पड़ता है लक्षद्वीप के नीचे, लेकिन ये जो इंदिरा पॉइंट है ये आपका अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उन पर है, ठीक है। तो ये पहली बात आपको बताई हुई है, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप के नीचे पड़ता है। इंडोनेशिया भी नहीं होने वाला है। इसके बाद बचता है, नहीं, नेपाल नहीं होने वाला है। इंडोनेशिया इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि इस तरह से आप एलिमिनेशन के तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपको मैप की स्थिति याद है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो सेवन सिस्टर जो है भारत की उसके पास में है, ठीक है। जब वेस्ट बंगाल के नीचे की साइड में बांग्लादेश है आपका, तो उस वो तो ईस्ट साइड हो गया। मलेशिया की बात करें तो निकोबार के नीचे है। बात करें नेपाल की, तो ये आपका चाइना के नीचे है, या फिर कहें हिमाचल प्रदेश के पास में है, वो भी आपका ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर भारत के पास में स्थित है। तो ये तीनों आपके एलिमिनेशन मेथड से रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इसका ऑप्शन केवल एक बचता है, सी, इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ठीक है, तो आपको देश की राजधानी अभी याद रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे नेपाल की काठमांडू है, भूटान की क्या है, आपकी बांग्लादेश है उसकी क्या राजधानी है, पाकिस्तान की राजधानी, आपको इन सब की राजधानी पड़ोसी मुल्क की तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। जैसे श्रीलंका की कोलंबो है, ठीक है, अफगानिस्तान की काबुल है, ठीक। तो इस तरह से आपको आपकी जो राजधानियां हैं वो आपके ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक। तो ये कौन से देश की राजधानी है? इसका ऑप्शन नंबर है सी, अर्जेंटीना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? ठीक है, ये बात होगी राष्ट्रीय उद्यानों की, नेशनल पार्क्स की, ठीक है। तो कौन सा वो राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे? एक सींग वाले गैंडे के बारे में आप जानते होंगे, आपने देखा होगा। तो उसके ऑप्शन है ए जिम कॉर्बेट, बी रणथंबोर, सी काजीरंगा, या फिर डी बंदीपुर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं इंपोर्टेंट आपके, उनको आपको बिल्कुल एक बार पढ़ के जरूर जाना है अपने एग्जाम से पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इम्फॉल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया, और आपको जितने भी स्टेट हैं उनकी राजधानियों को भी अगर आपकी याद है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ध्यान में नहीं रहती है राजधानी, तो आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार अपने देश के सभी राज्यों की राजधानी को पढ़ लेना है, ताकि आपको एग्जाम में बैठ के ये ना लगे कि अगर एक बार ने देख लेता तो मेरे 2 नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होता, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन है वो है मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, या फिर सिक्किम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है आपका ए, मणिपुर। तो इम्फाल किसकी है? मणिपुर की, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो वो कौन सा शहर है जो कर्क रेखा सबसे दूर है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अगरताल, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये एक महोत्सव है हॉर्नबिल, वो कौन से राज्य है जिसमें हॉर्नबिल मनाया जाता है? क्या वो नागालैंड है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, सिक्किम है? तो वो है आपका नागालैंड। कौन सा ऑप्शन रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डैश क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी? ठीक है, जब आजाद हिंद फौज का निर्माण हो गया तो भारतीय सैन्य के विरुद्ध में किस क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी? इस क्वेश्चन का पूछने का सीधा सीधा आंसर मतलब ये है, ठीक है। ए बलूचिस्तान है, बी सियाचिन, सी सिक्किम, या फिर डी इम्फाल और कोहिमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है इम्फाल और कोहिमा, ठीक है। चलिए,
आप साथ साथ अपने एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें और उसमें अपने ऑप्शन क्वेश्चन 1 2 3 इस तरह से डालकर उनके आगे करेक्ट ऑप्शन लिखते रहें, जिससे आप ये टैकल कर सकेंगे कि आपकी जो है कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, कितने आपके गलत हैं। अगर किसी फील्ड में मान लो आपको राजधानी के फील्ड में कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आपको केवल राजधानी ही पढ़ना है, ठीक है। तो उन राजधानी के फील्ड का आपको एक बार देख के जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, महाराष्ट्र के पोला पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? ठीक है, महाराष्ट्र का एक त्योहार है पोला, ठीक, एक त्योहार है पोला, इसमें एक जानवर की पूजा की जाती है, उसके बारे में आपसे डायरेक्ट इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या वो शेर है, सिंह, या फिर वर्भक है, हाथी है, या सर्प है? तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, वर्भक। ठीक, किसकी पूजा की जाती है? वर्भक की। इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 रिलेट करता है आपका पॉलिटी से। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, भारत का संविधान भारत के न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? ठीक है, वो कौन है जो भारत के न्यायवादी की नियुक्ति करेगा? उसका आपको पद बताना है, वो कौन सा पद है जो भारत के न्यायवादी पद की नियुक्ति करेगा, या न्यायवादी के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेगा। तो उसका ऑप्शन नंबर है ए, प्रधानमंत्री, बी, राष्ट्रपति, सी, मुख्य न्यायाधीश, या डी फिर राज्यसभा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राष्ट्रपति, जो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, डैश की राइसटेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। ठीक, कौन सी ऐसी चावल की कंपनी है जिसने बासमती चावल पर अपना पूर्ण अधिकार, मतलब केवल मेरे अधिकार के अंदर ही रहे, उसके लिए प्रयास किया था? क्या वो यूके है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, या ऑस्ट्रेलिया है? तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, यूएसए। ठीक है, क्योंकि वो सबको अपने अधीन करने की कोशिश करता है, सबसे ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश करता है कि मैं ही सबसे पावरफुल रहूं इस धरती पे, सब मेरे अंडर में काम करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का मूल संविधान डैश के द्वारा हाथ से लिखा गया। आप जानते ही हैं कि हमारा जो मूल संविधान है वो कैसा है, हस्तलिखित है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब आपसे क्वेश्चन ये है, अगर हस्तलिखित है तो किसने लिखा? भाई बनाने में तो अंबेडकर समिति का नाम आता है कि अंबेडकर जी थे, और भी अन्य कई समितियां ने काम किया, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी आदि इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा किस किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ कदम बढ़े। हर एक कमेटी का अलग अलग योगदान था, लेकिन जब वो बन गया पूरा, तो उसको लिखने के लिए भी तो चाहिए था कि भाई सुंदर सी राइटिंग में उसको लिख के रखा जाए, ठीक है। तो मूल संविधान जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो लिखा गया था आपका प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा का द्वारा, ठीक है। प्रेम बिहारी, प्रेम से लिखिए संविधान, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं कि प्रेम से लिखो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, कि जो आपके महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी जब रेलगाड़ी से जबरन उतारे गए, तब वे दक्षिण अफ्रीका के कौन से किस जगह जा रहे थे, मतलब दक्षिण अफ्रीका में कौन से स्थान है जहाँ पे वो जा रहे थे? ठीक है, आपने ये घटना सुनी ही होगी कि महात्मा गांधी जी को जबरन रेलगाड़ी से उतार दिया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी जी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको एक तो उनके इनके अनशन है इनके जो भारत में इन्होंने अनशन किए हैं, उनके बारे में ध्यान रखना है। जो जो कार्य अंग्रेजों के द्वारा उन्होंने कराए थे, जैसे अहमदाबाद मिल मालिक का एक अनशन था, ठीक है, नील की खेती वाली था। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है, इनकी केवल डेट याद रखना कि कौन कौन सा कब हुआ, ठीक है। दांडी मार्च कब किया था, ठीक है, कितने फॉलोअर्स इनके साथ गए थे दांडी मार्च में, इसका भी आपको पूर्ण ध्यान रखना है, ठीक है। सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनका नारा कौन सा था, करो या मरो। तो इस तरह के नारे भी आपको ध्यान में रखने हैं। फिलहाल क्वेश्चन है आपका, जब महात्मा गांधी रेलगाड़ी से उतारे गए थे, जबरदस्ती उतार दिए गए थे, तो वो किस जगह जा रहे थे, अफ्रीका में ऐसी कौन सी जगह है वो जा रहे थे? इसका ऑप्शन नंबर है ए, प्रिटोरिया, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? क्या वो नौटंकी है, कथकली है, बिहू है या गरबा है? तो इसके लिए आप सीधा सीधा बिहू लगा देंगे। अगर बात की जाए नौटंकी की तो आपका यूपी से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है आपका नौटंकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। वो कौन सी योजना के तहत खोले गए खाते हैं जिनमें 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है? क्या वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत खोले हैं, स्वर्ण भार योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है या अटल पेंशन योजना? तो इसका ऑप्शन नंबर आपको बताना है कौन सा रहने वाला है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाते खोले गए हैं उनमें 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका हिस्ट्री से। जो मौर्य राजवंश है, मौर्यों के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। बेसिकली क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ये है, जो वर्तमान में मगध स्थान था, ठीक है, उसको आज किस नाम से हम जानते हैं? क्या वो पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, बिहार है या आंध्र प्रदेश है? तो इसका आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं कि वो जी बिहार है। मगध को हम जानते हैं बिहार के नाम से आज, ठीक। चलिए क्वेश्चन है, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? नीचे 4 संगठन दिए गए हैं, उनको आप पढ़े एक बार, उनमें से बताइए कि भारत जो है किस संगठन का सदस्य नहीं है। इसमें पूछा है किस संगठन का सदस्य नहीं है, या तो आपको नहीं वाले पता हो या फिर है वाले पता हो कि कौन से का है, तो आप आराम से टैकल कर सकते हैं कि इनका तो है, पर ये लास्ट ऑप्शन है, इसमें डाउट भी है, तो अभी आप उसका करेक्ट आंसर कर देंगे। तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसका सदस्य भारत नहीं है। G20 का है, राष्ट्रकुल का भी है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठनों का भी भारत जो है वो सदस्य है, लेकिन आपको जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र हैं उस संगठन का जो भारत सदस्य नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 24, किस देश की महिलाएं टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुई कैरम विश्व कप जीता? भाई कैरम विश्व कप हुआ था 2018 में, ठीक है, वो किस देश की महिलाएं थी जिन्होंने इस विश्व कप को जीता था? क्या वो भारत की थी, जापान की थी, चीन की थी या यूएसए की थी? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत की महिलाएं थी जिन्होंने 2018 में कैरम विश्व कप जीता था, ठीक है, भारत की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 25, विश्व बैंक के उद्योग सहजात सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो भारत का स्थान कौन सा है इसके बारे में आपको बताना है। तो भारत का स्थान है इसमें 100वां, यानी कि 100, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिक के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डैश ब्लॉक नाम दिया गया था, ठीक। तो क्या नाम दिया गया था मुख्यालय को? तो वो क्या केनिया है, तंजानिया है, सूडान है या युगांडा है? तो इसका ऑप्शन नंबर है सी, सूडान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? वो महिला के बारे में पूछ रहा है जिसने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 51 गेंद यानी कि 51 बॉल्स में 103 रन बनाए थे। वो महिला, पहली भारतीय महिला कौन सी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका, डायरेक्ट नंबर आप बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो है आपकी वो महिला है जिन्होंने, या क्रिकेटर है जिन्होंने कितने रन बनाए थे? 103 रन 51 गेंदों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है?
तो इसका ऑप्शन है अवटु ग्रंथि, अग्नाशय, तिल्ली या अस्थि मज्जा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, तिल्ली। ठीक है, चलिए। मिश्र धातु गुलाब, सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है? जो मिश्र धातु गुलाब है उसमें सोने के अलावा क्या और मिलाया जाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है प्लेटिनियम, चांदी, क्रोमियम या तांबा। तो इसका ऑप्शन है डी, ऑप्शन नंबर डी, तांबा। ठीक, चलिए। मोनोमर क्रैम्पोलेक्टस का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? टेफ्लॉन, नायलॉन 6, बेकेलाइट या केवलर। तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा बी, नायलॉन 6। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 31। शक्ति यानी कि पावर की भौतिक मात्रा का विम क्या है? विम यानी कि सूत्र क्या है? ठीक है, इस तरह से आपने अपने 9th या 10th क्लास में कुछ जो पावर्स हैं या शक्ति है जैसे वेलोसिटी है इन सब की मात्राएं लिखी होंगी। ठीक है, तो उनके बारे में आपको बताना है कि शक्ति का कौन सा है। तो शक्ति का आप देख के डायरेक्ट बता देंगे, ये है m⁻1 l का स्क्वायर t-3। ठीक, t⁻⁻3। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, CaSO4 2H2O डैश का रासायनिक सूत्र है। ये जो है CaSO4 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है इसके बारे में आपको बताना है। क्या वो एम्प्स एम्पसम नमक का है, जिप्सम का है, गंधक का है या क्वार्ट्ज का है? तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का CaSO4 2H2O। ठीक है, इस तरह से आपको एक PPO का भी याद कर लेना है। PPO नहीं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं, और एक फिटकरी। इन तीनों का तो आपको बिल्कुल रट के जाना है, जिससे आपको एग्जाम में, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन ही जो है आपके एग्जाम में ज्यादा पूछने की संभावना होती है, क्योंकि ये यूपी केवल कांस्टेबल का एग्जाम है। तो इसमें आपसे ज्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं करेगा, बेसिक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपकी रेंज से बाहर होंगे, बाकी सब क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से अपनी पढ़ाई की है, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं रेगुलर, तो आप बड़ी आसानी से अपने जितने भी क्वेश्चन है उनको लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदन मोहन मालवीय। जो मदन मोहन मालवीय हैं इनका एक नाम है, नाम से जाना जाता है या फिर इनको संबोधित किया जाता है महामना। ठीक है, इन्होंने एक BHU की स्थापना की थी, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। 1916 में भारत हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। क्योंकि एनी बेसेंट ने एक स्कूल बनाया था, सेंटर, उसका नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा अभी, शायद हिंदू सेंटर करके कुछ स्कूल था, उसकी स्थापना की थी, उससे परिवर्तन करके BHU की स्थापना इन्होंने कर दी थी। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है इसके बारे में आपको बताना है। ये विश्वविद्यालय अलग है लेकिन BHU अलग है। अगर आपसे BHU के बारे में पूछे, डायरेक्ट पूछेगा या तो BHU कहाँ पे या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए, गोरखपुर। ठीक, प्रौद्योगिक विद्यालय कहाँ पे स्थित है? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विद्यालय गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? इसके बारे में हम वीडियो स्टार्ट यानी कि क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बात कर चुके हैं कि कौन सा जानवर है या कौन सा जानवर है जो चिन्ह के रूप में उत्तर प्रदेश के ध्वज में स्थित है। ठीक है, या उत्तर प्रदेश के चिन्ह में कौन से जानवर की चित्र है, तो वो कौन सा है आपका? बड़ी आसानी से बता पाएंगे आप। ऑप्शन नंबर ए, मछली। इसमें तो आपको कुछ देखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश सीटों का योगदान करता है? उत्तर प्रदेश जो लोकसभा है उसमें कितनी सीटें हैं? एक आपकी लोकसभा होती है, एक होती है राज्यसभा। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं इसके बारे में आप बताएंगे, और लोकसभा में कितनी सीटें हैं इसके बारे में भी आप बताएंगे। ठीक है, तो जो इसकी लोकसभा है उसमें सीटें की संख्या क्या आपकी 60 है, 70 है, 80 है या फिर 90 है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 80। 80 लोकसभा सीटें हैं
और 31 यानी कि 31 आपकी राज्यसभा सीटें हैं। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रख के जाना है, क्योंकि यूपी का पेपर है तो यूपी के जितने भी क्वेश्चन ऐसे लगे कि आसान है कर देंगे तो उनको जरूर पढ़ लेना एक बार से, ठीक है, क्योंकि कभी कभी आसान ही सामने रखे मिल जाते हैं। इतना बड़ा कोई पेपर नहीं है कि आपसे छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज कर देगा, यही छोटी छोटी चीजें पूछेगा, ठीक है। जैसे मेले हो गए, जैसे मेरठ में एक मेला लगता है नौचंदी का मेला, ठीक है, तो उसको आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है कि नौचंदी का मेला कहाँ लगता है। या फिर प्रयागराज और हरिद्वार, उज्जैन और एक स्थान और है जहाँ पे महाकुंभ लगते हैं इस जगह पे, ठीक है। महाकुंभ कितने उसका होता है, 12 साल में एक बार लगता है, अद्रकुंभ 6 साल में एक बार लगता है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, हरिद्वार में, प्रयागराज संगम पे, और एक स्थान और है वो अभी मेरे ध्यान से उतर रहा है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर उसका नाम बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। जैसे ये है माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है। जो माघ मेला है वो किस दिन शुरू होता है, मकर संक्रांति को होता है, बसंत पंचमी को होता है, महाशिवरात्रि को होता है, या फिर अक्षय तृतीया को स्टार्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है मकर संक्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए माघ मेला जो है वो मकर संक्रांति वाले दिन स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 37। 37 कहता है कवि कवि संत कबीर। संत कबीर के बारे में आप जानते होंगे, इनके दोहे बड़े फेमस हैं। आजकल तो इंस्टाग्राम पे इनके चाचा ताऊ फूफा वगैरह ये सब भी फेमस हैं, ठीक है। इनके नाम से भी लोगों ने पोस्ट डालनी स्टार्ट कर दी है कि मैं कबीर का चाचा, इसने कुछ ऐसी फनी बात लिख देते हैं उसमें और नीचे लिख देते हैं कबीर का चाचा, ठीक है। तो इस तरह की बातें भी हैं, लेकिन ये कबीर ओरिजिनल वाले हैं। कवि है ये संत कबीर दास, ठीक है। इनका जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ, ठीक है। एक तो इनका जन्म और दूसरा पालन पोषण साथ में लगा दिया, बस बेसिक तो पूछना है जन्म, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कबीर संत संत कबीर का, ठीक है। ये कवि है तो इनका जो जन्म हुआ था वो क्या कानपुर में है, मथुरा में है, वाराणसी में है, या फिर अयोध्या में है। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी, वाराणसी, ठीक है। कानपुर क्या है आपका मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं आप इसे उत्तर भारत का, और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा मथुरी क्या है, प्रेम मंदिर के लिए फेमस है। एक आपका पेड़े की जो मूर्ति है उसके लिए फेमस है, और वृंदावन है, वृंदावन में खैर प्रेम मंदिर वृंदावन के अंदर ही है, जन्मभूमि के लिए फेमस है। एक यहाँ पे मस्जिद और मंदिर का विवाद भी है, ठीक है, तो वो भी मथुरा में थोड़ा चर्चों में रहता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सबसे कम बारिश पड़ती है, वर्षा का जो सेंटीमीटर है वो सबसे कम वर्षा मथुरा के अंदर आपकी होती है, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, मथुरा में होती है। अयोध्या के बारे में आपको जानकारी होगी ही, अभी अभी जैसा कि आपके जो राम मंदिर है उसकी स्थापना हुई है, ठीक है, उसका कार्य पूरा हुआ है, शायद पूरा नहीं हुआ, गर्भगृह का कार्य जो है वो पूरा हुआ है, अभी और कार्य उसके अंदर बाकी है, ठीक है। अभी रामलला की मूर्ति केवल गर्भगृह में स्थापित हुई है। जो मूर्ति बनाने वाले हैं उन कारीगर का आपको नाम बताना है, अरुण योगीराज, ठीक है, अरुण अरुण योगीराज या फिर योगीराज अरुण, ठीक है। उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना की है या फिर इस मूर्ति को गढ़ा है, बनाया है, ठीक है। बड़ी ही रोचक यानी कि देखने लायक मूर्ति है, मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल लाइव है, प्राण है उस मूर्ति के अंदर, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, जो कि है लखनऊ घराने की नींव उस्ताद देश के द्वारा रखी गई। वो कौन थे जिन्होंने लखनऊ घराने की नींव रखी। लखनऊ घराने के बारे में आपने पढ़ा होगा, लखनऊ को क्या बोलते हैं इसके बारे में आप बताएंगे। लखनऊ को बोलते हैं नवाबों का शहर। नवाबों का शहर अगर आपसे पूछे तो आप सीधा सीधा लखनऊ को मार्क करके आएंगे, लखनऊ है, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि लखनऊ घराने की नींव जो है वो किसने रखी, ठीक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बख्शू खान ने। बख्शू खान थे जिन्होंने लखनऊ घराने की नींव रखी, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की, ठीक है। हमने इनके प्रैक्टिस की है बेसिकली, ठीक। आगे भी हम इसी तरह से अपने जो प्रैक्टिस सेट है उनको लाते रहेंगे, इन क्लासों को हम चलाते रहेंगे जब तक आपका यूपी का जो है एग्जाम कंप्लीट या पूरी तरह हो नहीं जाता, ठीक। जब यूपी का एग्जाम हो जाएगा, एक जैसे पहला एग्जाम होगा कई शिफ्टों में है,
कई दिन के अंदर आपका एग्जाम होना है, तो उसके दौरान हम पेपर्स जो भी हैं उनको भी एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से पेपर्स हैं आपके, जो भी पेपर होते रहेंगे उनको हम उठा के एनालाइज करते रहेंगे। इससे फायदा ये होगा जिनका थोड़ा लेट पेपर है उनको थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन है या आपसे थोड़ा लूज तरह से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उतनी है जो सारी आपकी बातें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए आपसे इस लास्ट क्वेश्चन, जैसे हमारी वीडियो का अंत है तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? जो यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस की स्थापना, ठीक है, कब हुई? तो इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं आपसे अगले क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और रिवीजन को बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है, बिल्कुल लिमिटेड टाइम है। तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाने की कोशिश कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, अपना टाइम बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कम समय में अटेम्प्ट कर सकें। इससे आपको स्कोर बढ़ाने में बड़ी आसानी, ठीक है। चलिए जब तक के लिए नमस्कार।